नमस्कार। आपका स्वागत है मिराज ABC। 8 सितंबर का करंट अफेयर्स और न्यूज़ हम देखेंगे। जिससे ये सुबह का नज़ारा रहता है, यह एक हेल्दी नज़ारा रहता है और इसके बाद एक मोटिवेटिंग नज़ारा रहता है। अब स्टार्ट करते हैं। हाल ही में जो प्रधानमंत्री है हमारे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के या जो भी गुलामी के प्रतीक हैं उनको ख़त्म करने का संकल्प लिया है। उसी के आधार पर 2022 में राजपथ का नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। यानी सारे नाम अब चेंज कर दिए जा रहे हैं। और 2022 में जो हमारे नौसेना का झंडा था उसमें सर जॉर्ज ग्रोस का चिन्ह था। सर जॉर्ज का ग्रोस का चिन्ह जो इस प्रकार रहता है, और यहाँ पे हमारा तिरंगा था, उसकी जगह अब छत्रपति शिवाजी महाराज की जो छाप है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। नौसेना का झंडा बदल दिया गया है और जो छत्रपति शिवाजी महाराज की छाप है और उसमें अशोक चिन्ह है, इस तरह का एम्बलम तैयार किया जाएगा। और साथ में जो भी गुलामी के प्रतीक थे वो माननीय प्रधानमंत्री ने चेंज किए हैं। 2015 में औरंगजेब रोड का नाम चेंज करके अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया था। यानी अब्दुल कलाम जी के नाम पर जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनके नाम पर कर दिया गया है औरंगजेब रोड का नाम। और 2017 में डलहौजी रोड का नाम चेंज करके दारा शिकोह रोड कर दिया गया था, जो कि औरंगजेब का भाई था, लेकिन दारा शिकोह को उदार समझा जाता था, इसलिए 2017 में डलहौजी रोड का नाम चेंज करके दारा शिकोह रोड कर दिया गया। ऐसे ही 2018 में तीन मूर्ति चौक जो है दिल्ली में, तीन मूर्ति चौक का नाम चेंज करके तीन मूर्ति हाइपा चौक कर दिया गया। हाइपा यह इजराइल को खुश करने के लिए किया गया है, क्योंकि हाइपा एक इजराइल का पोर्ट है। यानी इजराइल के सम्मान में हमने तीन मूर्ति हाइपा चौक कर दिया गया। इसी प्रकार और भी जो गुलामी के प्रतीक है, यानी कि 1500 कानून जो ब्रिटिश काल के चल रहे थे, ब्रिटिश सरकार के जो कानून उनको रद्द कर दिया। ऐसे ही जो ब्रिटिश काल का चल रहा था रेल बजट और मेन बजट जो जनरल बजट कहा जाता है, तो 2017 के बाद तो रेल बजट को जनरल बजट में मर्ज कर दिया गया। रेल बजट और जनरल बजट साथ में पेश किए जाते हैं, जो कि फरवरी के लास्ट में वीक में पेश किया जाता था, लेकिन फरवरी के फर्स्ट वीक में पेश किया जाने लगा। इसी प्रकार गणतंत्र दिवस पर जो धुन बजाई जाती थी एबाइड विथ में उसकी जगह अब कवि प्रदीप की जो पंक्तियां हैं, कवि प्रदीप की पंक्तियां ए मेरे वतन के लहू, वो सुनाई जाएगी। इसी प्रकार जब सुभाष चंद्र बोस की 500वीं जयंती मनाई गई थी, तब स्वराज द्वीप और जो वहाँ की जो द्वीप थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, उनका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम यानी कि पूर्वी आर्थिक मंच, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का होता है पूर्वी आर्थिक मंच, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन को संबोधित किया। अब यह सम्मेलन क्यों होता है? यह सम्मेलन हर साल व्लादिवोस्टॉक में होता है। ये रूस का जो सुदूर पूर्व क्षेत्र है वहाँ पे फॉरेन निवेश को कैसे बढ़ाया जाए, उसका विकास कैसे किया जाए, उस पर ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है। और भारत की जो एनर्जी और कोयल की नीड है, यानी भारत के हित वहाँ से जुड़े हुए हैं कैसे, क्योंकि भारत वहाँ पे ऑयल और कोयल का एक्सटेंशन करना चाहता है, इसलिए भारत भी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भागीदार बनता है। पिछले साल जब ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम हुआ था, तब भारत ने $1 बिलियन का लोन रशिया को दिया था। अब बात आती है रीजनल लैंग्वेज की, क्षेत्रीय भाषा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, साथ में क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा कैसे की जाए, इसकी बात आती है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कहा है कि रीजनल भाषा में शिक्षा देने पर काम किया जाए। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना
1953 में यानी 1953 में करी गई थी। जो अब्दुल कलाम साहब थे उस समय शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने करी थी। लेकिन एक्ट इसका बातें बना, लेकिन यूजीसी एक्ट आया था 1956 में, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी यूजीसी बाद में बना। अब क्षेत्रीय भाषा की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि क्षेत्रीय भाषा में स्टूडेंट और विद्यार्थी अच्छी तरह से पढ़ सकता है, अच्छी तरह से समझ सकता है, और उसकी एक नेटिव लैंग्वेज रहती है तो आगे बढ़ सकता है। इसलिए गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो अपने 10 पाठ्यक्रम को क्षेत्रीय भाषाओं में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब क्षेत्रीय भाषा में करवाएगा। ऐसे ही एजुकेशन मिनिस्ट्री काम कर रही है, अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसमें भी क्षेत्रीय भाषा की बात की गई थी। नई एजुकेशन पॉलिसी का जो फार्मूला है 5+3+3+4, इसमें भी 5 साल तक तो उसको बेसिक भाषाओं का ज्ञान दिया जाएगा, यानी वहाँ पे क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई कराई जाएगी। उसके बाद दूसरे या हिंदी क्षेत्रीय भाषाओं में कराई जाएगी, लेकिन उसके बाद अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। ऐसी योजना चल रही है। उसके साथ ही नेशनल ट्रांसलेशन मिशन है, यानी जो गहन यूरोपीय या इंग्लिश के जो विज्ञान के खतरनाक शब्दों को ट्रांसलेशन किया जाएगा, क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाएगा। यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एजुकेशन क्षेत्रीय भाषा में कैसे जोड़ा जाए। ये बायोलॉजी के विषय हो, साइंस के विषय हो, इस समस्या का समाधान गवर्नमेंट कर रही है। उसी उपलक्ष्य में यूनेस्को हर साल 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाता है। अगर क्षेत्रीय भाषा को लेकर संविधान में प्रावधान देखे जाए तो आर्टिकल 345, 46, 47। आर्टिकल 345 कहता है कि कोई भी राज्य सरकार यानी वहाँ की राज्य की जो विधानमंडल रहेगी वो किसी भी भाषा को राजभाषा या वहाँ की राज्य की जो भाषा राजभाषा घोषित कर देगी राज्य के स्तर पर, चाहे वह संविधान की 8वीं अनुसूची में हो या न हो। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, लेकिन कोई भी किसी भी क्षेत्रीय भाषा जो उस राज्य में बोली जाती है, चाहे 8वीं अनुसूची में हो या न हो, उसको राजभाषा का दर्जा दिया जा सकता है। ये आर्टिकल 345 के तहत। और आर्टिकल 346 क्या कहता है? आर्टिकल 346 कहता है कि इंटर स्टेट की समाज की क्या भाषा होगी, अंतर्राज्यीय समाज की भाषा क्या होगी, राज्य और केंद्र के बीच समाज की क्या भाषा होगी, उसको लेकर आर्टिकल 346 है। और आर्टिकल 347 क्या है? आर्टिकल 347 यह है कि राज्य के किसी समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा, यानी कि कोई राज्य है उसमें कोई समूह भाषा बोलता है तो उसके हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रपति उस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिला सकता है। इसी प्रकार केंद्र में या संघ की राजभाषा के लिए आर्टिकल है आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 यानी संघ की राजभाषा होगी, यानी कि जो हिंदी देवनागरिक लिपि है, हिंदी की जो देवनागरिक लिपि है वह संघ की राजभाषा होगी। वो जो आर्टिकल 344 है वो तो राजभाषा पर पार्लियामेंट्री कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने को लेकर है, तो ये भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट, अभी जो टाइम या एज चल रहा है वो स्पेस वारफेयर को चल रहा है, तो मतलब हर कोई देश या हर कोई स्पेस वारफेयर की बात कर रहा है। उसी प्रकार में अगर मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं ये स्पेस वारफेयर होते हैं तो भारत की क्या पोजीशन रहती है या भारत किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है। तो भारत ने जब 2019 में ही एंटी सैटेलाइट जिसे मिशन शक्ति कहा था, हमने जब एंटी सैटेलाइट एक्सपेरिमेंट किया था तो उसको हमने मिशन शक्ति नाम दिया था। इसी प्रकार हमने एक स्पेस एक्सरसाइज भी की जिसने हमने इंड स्पेस एक्स कहा था, यानी इंड स्पेस हमने ये हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि स्पेस एक्सरसाइज करी थी हमने। उसी प्रकार स्पेस को अगर कभी बार हो तो उसके लिए हमने एजेंसियाँ बना भी रखी हैं। ट्राई सर्विस डिफेंस स्पेस एजेंसी, ट्राई सर्विस डिफेंस स्पेस एजेंसी जैसे मिलिट्री में DRDO काम करता है, उसी प्रकार
डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी, यानी स्पेस की सुरक्षा करने के लिए रिसर्च करेगी ये एजेंसी, जिसे DRDO मिलिट्री के लिए निर्माण करता है, युद्धों का निर्माण करता है, अस्त्रों का निर्माण करता है। उसी प्रकार डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी भी यंत्रों का निर्माण करेगा। फिर साथ में हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं, जैसे अमेरिका के साथ करते हैं, तो सिमुलेशन से करते हैं। सिमुलेशन कंप्यूटर बेस्ड स्पेस वारफेयर होता है, क्योंकि जब हम एंटी सैटेलाइट मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज करने में, तो डेब्रिस क्रिएट होगी स्पेस में, तो ये हम नहीं कर रहे हैं। स्पेस वारफेयर में अमेरिका, फ्रांस, चाइना, कई आगे देश काम कर रहे हैं। चाइना ने भी स्पेस में एक्सरसाइज करी है एंटी सैटेलाइट मिसाइल से। फिर एक वर्ड आता है प्रिसीजन फार्मिंग। तो व्हाट इज द प्रिसीजन फार्मिंग? प्रिसीजन का शब्द का ही अर्थ होता है शुद्धता, सुस्पष्टता, सुवेद्यता, सुनिश्चितता, यानी कि एक्यूरेसी। यानी कि एक्यूरेसी जब कैसे होगी, कब बोना है, क्या फसल काटना है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और कंप्यूटर या डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। कहाँ मार्केटिंग अच्छी है, कब बोना है, किस फसल में कौन सी क्रॉप अच्छी रहेगी, कितना जल देना है, कितना फर्टिलाइजर लगेगा, जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा तब हम उसे कहेंगे प्रिसीजन फार्मिंग। जिससे मिट्टी का एनालिसिस किया जाएगा, यहाँ पे कौन सी फसल लेनी जाएंगी, उस खेत को ग्रीड वाइज बांटा जाएगा, कितना फर्टिलाइजर, वाटर कब देना है, क्या देना है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसे हम प्रिसीजन फार्मिंग कहेंगे। इसके अलावा जब हम एग्रीकल्चर का डाटा देखते हैं, एग्रीकल्चर भारतीय अर्थव्यवस्था में GDP में 18% योगदान करता है, यानी हमारा GDP में 18% योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर का है। बल्कि 50% जनसंख्या, देश की 50% जनसंख्या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर फील्ड या एग्रीकल्चर संबंधित क्षेत्र से जुड़ी हुई है। फिर है 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। 5G टेक्नोलॉजी ये 4G से भी स्पीड ज़्यादा है, यानी ये 2 टाइप की टेक्नोलॉजी यहाँ पे बताई गई। 5G 2 टाइप की टेक्नोलॉजी बताई गई थी। एक है स्टैंड एलोन टेक्नोलॉजी, एक है नॉन स्टैंड एलोन। तो ये क्या चीज़ है? स्टैंड एलोन का मतलब जो 4G के उपकरण का उपयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि जो नॉन स्टैंड एलोन है वो पहले समझने की जरूरत है। 5G नॉन स्टैंड एलोन का अर्थ होता है जब 4G कोर का उपयोग किया जाएगा, यानी 4G के जो भी इंस्ट्रूमेंट उनका उपयोग किया जाएगा, तो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल। बल्कि 5G जो स्टैंड एलोन है इस पे जियो काम कर रहा है, यानी इसके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये नॉन स्टैंड एलोन है 4G कोर का उपयोग करेगा, जैसे कि LTE पर वॉइस कॉल, और 4G LTE से ज़्यादा स्पीड रहेगी, 1 Gbps की तो स्पीड रहेगी, लेकिन उससे भी बेहतर कवरेज जो देगा वो जियो, क्योंकि ये स्टैंड एलोन पर काम करेगा। बल्कि 5G नॉन स्टैंड एलोन जो कि 4G कोर का उपयोग करेगा, यही डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के जो चंबल बाग है, वहाँ पे जो भिंड जिला है, वहाँ पे जल विहारी का मेला लगता है। तो जल विहारी मेले की जो विशेषता है वो यह है कि यहाँ महिला एम्पावरमेंट से संबंधित है, क्योंकि यहाँ दुकानदार महिला रहती हैं, खरीदार महिला रहते हैं, ओनली महिला जा सकती है, पुरुष वहाँ वर्जित है, पुरुष की नो एंट्री है मेले में। तो इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनको आत्मसम्मान का बढ़ावा दिया जाए। तो जल विहारी का मेला जो मध्य प्रदेश के भिंड में एक विशिष्ट प्रकार का मेला है। राष्ट्रीय खेल के बारे में, जो 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में होंगे, यानी 2015 के बाद कई सालों बाद जो 2015 में जो राष्ट्रीय खेल हुए थे, जो केरला में हुए थे, यानी कि केरल में हुए थे, तो 2015 के केरल राष्ट्रीय खेलों के बाद कई साल बाद राष्ट्रीय खेल होंगे, यानी गुजरात में होंगे, जिसकी टैगलाइन है एकता के लिए खेल। एकता के लिए खेल, और 2 नए गेम जोड़े गए, एक तो योग जोड़ा गया है और एक मलखम्ब जोड़ा गया है। शुभंकर क्या है यहाँ का शुभंकर है सावज यहाँ का शुभंकर है। और सावज का मतलब होता है गुजराती में सावक जो यहाँ पे शुभंकर है। नेक्स्ट, फूड एंड एनर्जी इन्फ्लेशन।
यानी खाद्य इन्फ्लेशन भी चल रहा है, दोनों का फूड एंड एनर्जी क्राइसिस चल रहा है देश में नहीं पूरे विश्व में चल रहा है। तो जो IMF की जो चीफ हैं यानी कि MD हैं, उन्होंने चिंता जताई है जिसका नाम है क्रिस्टिना जॉर्जिया। तो क्रिस्टिना जॉर्जिया ने चिंता जताई है कि फूड और इन्फ्लेशन क्राइसिस, जिससे हम जीरो हंगर SDG को कैसे पूरा करेंगे, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसमें जीरो हंगर की बात की गई थी, जो कि 2030 तक पूरा करना है, यानी कि पूरे विश्व को भुखमरी से बाहर लाना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है। तो फूड क्राइसिस क्यों आ रहा है? क्योंकि यूक्रेन वार चल रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। क्योंकि एनर्जी का इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फूड का इन्फ्लेशन बढ़ेगा। 193 मिलियन पीपल अभी भी फूड स्कार्सिटी से जी रहे हैं, क्योंकि सीधा संबंध क्यों कारण है? शायद यही कारण नहीं है, पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक कारण है। धीरे धीरे 2023 के बाद भारत चाइना को पास कर जाएगा, यानी चाइना से भी आगे जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो पॉपुलेशन के 2005 तक पूरे दुनिया की जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो 9.8 बिलियन हो जाएगी। 9.8 बिलियन हो जाएगी पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 2050 तक 9.8 बिलियन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कहा कि अवर पॉपुलेशन और फूड सप्लाई में सीधा संबंध। तो रॉबर्ट माल्थस का क्या सिद्धांत था? रॉबर्ट माल्थस भी कहता है कि जो पॉपुलेशन है वो जो है वो ऐसे बढ़ती है जैसे कि 2 इंटू 2 का 4 हो जाएगी, 4 की 8 हो जाएगी, 8 की 60 हो जाएगी, है ना। यानी ये गुणात्मक मीन में बढ़ती हैं, जबकि जो खाद्य पदार्थ हैं वो अर्थमेटिक मीन में बढ़ते हैं। यानी कि खाद्य पदार्थ और जनसंख्या के संबंध पर रॉबर्ट माल्थस की थ्योरी है। उसी प्रकार फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि पॉपुलेशन और फूड सप्लाई का सीधा संबंध है। साथ में वेदर की अनसर्टेनिटी आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हीट वेव्स आ रहे हैं, अल नीनो प्रभाव आ रहा है, जिससे भी जब बारिश कम होगी तो फूड क्राइसिस आएगा। तो साथ में एक चीज़ समझनी पड़ेगी, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो रहा है, यानी जिससे भी एनर्जी सप्लाई और फूड सप्लाई का सीधा संबंध है, एनर्जी और फूड का सीधा संबंध है। तो ये भी एक प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी हमें। निवारक निरोधक कानून क्या है? जो भी कानून है, डिटेंशन कानून, जब हम निवारक निरोध की बात करते हैं यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, तो पहले हम आर्टिकल 22 की बात करते हैं। और आर्टिकल 21 के तहत संविधान में प्राण और दीक्षा क्षमता के अधिकार है, यानी किसी भी लोग को गिरफ्तार बिना किसी कारण से नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 22 इससे हमको सुरक्षा देता है। आर्टिकल 22 हमको इसे सुरक्षा, तो आर्टिकल 22 के तहत 2 तरह के निरोध की बात की गई है। एक होता है दंडात्मक निरोध, एक होता है निवारक निरोध। दंडात्मक निरोध में जिसने कब किसी ने सजा सुनाई हो तो हम उसको जेल में बंद करते हैं, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं, वारंट से गिरफ्तार करते हैं, और या किसी को पता है कि इसने सजा करी है तो हम उसको जेल में बंद करते हैं। लेकिन निवारक निरोध में किसी को शक के आधार पर या ये अपराध करेगा या अव्यवस्था फैला सकता है, उस आधार पर भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे कई एक्ट हैं। अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि 2020 से 2021 में मतलब निवारक निरोध कानूनों का इस्तेमाल बढ़ गया है, यानी 20 से 21 में तो 23% ग्रोथ देखी गई है, और 2021 में तो हद हो गई, 1.1 लाख लोग ये निवारक कानून के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। तो देश में कौन कौन से अभी ऐसे एक्ट हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ कहलाते हैं? निवारक निरोधक कानून यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ऐसा एक्ट है NSA एक्ट, NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 का है, ऐसा ये गुंडा एक्ट है। एक है NDPS एक्ट, NDPS ये नार्कोटिक्स ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और नार्कोटिक ड्रग्स ये जो एक्ट है 1985 का। ऐसे PSA एक्ट है, यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट है उत्तर प्रदेश में।
एज एक है प्रिवेशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती हैं शेयर मार्केट में, उसको लिए एक्ट है, ये एक निवारक निरोधक कानून है। ऐसे एक ब्लैक मार्केटिंग और एसेंशियल कमोडिटी को लेकर PBMC का एक्ट है ना, एंड प्रिवेशन ऑफ द ब्लैक मार्केटिंग और एसेंशियल कमोडिटी कंट्रोल को लेकर है। और एक और एक्ट है जिसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बाय UAPA एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, यानी ये आतंकवादी घोषित करने का कानून है। इसके तहत किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। और एक है महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल एक्ट। तो ये सारे एक्ट जो हैं निवारक निरोध कानून को लेकर हैं। नेक्स्ट डाटा बताया गया है इन्फ्रमेंटेशन कानून, जैसे NSA का 2020 में 741 लोगों को गिरफ्तार किया गया। NSA के तहत 2021 में 483 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और NSA यानी कोई देश के खतरा हो, राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरा हो, तो किसी शक के आधार पर किसी लोगों को दंगा भड़का सकता है, उसको NSA के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसमें यह है कि 12 महीने तक उसे बिना जज के सामने पेश किए तक रखा जा सकता है। आर्टिकल 20 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, उसे 24 घंटे में जज के सामने पेश करना पड़ता है। लेकिन परमानेंट डिटेंशन कानून या NSA के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसको कितने भी समय तक रखा जा सकता है, 12 महीने तक, और इसके आगे भी बढ़ाया जा सकता है अगर जज की मंजूरी हो। और एक और एक्ट है जिसका कई बार ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसका नाम है अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। इसके तहत 2018 में 1441 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और एक और एक्ट है नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इसके तहत भी कई लोग गिरफ्तार किया गया है, यानी 1985 का एक्ट है। तो ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जिनका उपयोग बढ़ रहा है। एक और NCRB की रिपोर्ट है जो कि एग्रीकल्चर लेबरर को लेकर है, यानी कृषि मजदूर। कृषि मजदूर कौन है? जो कृषि में काम करने वाले हैं, जिसके पास छोटी मोटी लैंड होल्डिंग रहती है। तो NCRB की रिपोर्ट बताती है कि 2021 में हर 2 घंटे में एक कृषि मजदूर ने सुसाइड किया। हर 2 घंटे में, एवरी 2 आवर्स 1 एग्रीकल्चर लेबर डेड। इन हर 2 घंटे में एक एग्रीकल्चर लेबर ने सुसाइड किया है। यानी 2021 में टोटल 1,64,033 लोगों ने सुसाइड किया। हम ओनली एग्रीकल्चर लेबर की बात कर रहे हैं, पूरे देश में जितने सुसाइड हुए उसकी बात नहीं हो रही है। यानी कि 2021 में टोटल कृषि मजदूर ने 1,64,033 कृषि मजदूर ने सुसाइड किया है। यानी कृषि मजदूरों के सुसाइड की संख्या बढ़ रही है 2020 में ये, और 2021 में, यानी टोटल 5,563 लोग इंक्रीज हुए हैं, 9% इंक्रीज हुए। 2019 से तुलना की जाए तो 29% इंक्रीज हुआ, जो बहुत बड़ा इंक्रीज है। 2019 में बहुत कम लोग सुसाइड करते थे, यानी कि 29% ग्रोथ देखने को मिलता है एक कृषि मजदूरों के सुसाइड में। और सबसे जो टॉप राज्य आते हैं वो गरीब राज्य नहीं हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ज़्यादा सुसाइड देखने को मिलते हैं। जो कृषि मजदूर है उनकी इनकम का स्रोत है कल्टीवेशन या थोड़ी बहुत लैंड होल्डिंग, या फिर पशु से, या केटल जिसे लाइव स्टॉक कहा जाता है, पशुधन से। तीसरे आते हैं मजदूरी से। तो मजदूरी एक मुख्य स्रोत रहता है इनके इनकम का। तो इनकम इनकी कम बढ़ती जा रही है। 2013 में 48% कम डिक्रीज हुई इनकी, 2021 में 38% डिक्रीज हुई इनकम की। अब सरकार का जो लक्ष्य है 2023 तक की फार्मर्स किसानों की इनकम दुगनी करनी है। तो किस प्रकार किया जाएगा? जब 1-1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग सुसाइड करते हैं हर साल देश में, तो क्योंकि प्रॉब्लम क्या आई, कोविड-19 आया, इकोनॉमी स्लो डाउन चल रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो इससे एग्रीकल्चर लेबर की सुसाइड रेट बढ़ रही है। नेक्स्ट, जब लोग पहले आदि मानव थे और खेती करते थे, उसके बाद वह कृषि पर निर्भर हो गए। जब कृषि में प्रॉब्लम आती है तो पूरे विश्व में प्रॉब्लम